जय हिंद दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री रीरेड में आपका स्वागत है। आज पराक्रम दिवस है। हम सबके चहीते नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी का नाम हर किसी ने सुना है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस स्लोगन के बारे में हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को बताता है। बट इसके बावजूद हमारी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक्स में नेताजी के ऊपर एक या दो पन्नों से ज़्यादा नहीं मिलते। उसी को आप मोहनदास गांधी से कंपेयर करिए या जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करिए, जिनके ऊपर चैप्टर्स पे चैप्टर्स लिखे जाते हैं। आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर में चले जाइए, आपको गांधीनगर, नेहरू नगर, इंदिरापुरम मिल जाएंगे। बट बंगाल के बाहर कितनी जगहों पे आपने बोस नगर या सुभाष नगर का नाम सुना है? तो एक लॉजिकल क्वेश्चन मन में आता है, क्या नेताजी का रोल हमारी फ्रीडम मूवमेंट में इन लोगों से कम था या इन लोगों से कहीं ज़्यादा? नेताजी के बारे में 5 ऐसे फैक्ट्स जो काफ़ी कम लोग जानते हैं और उनकी लाइफ से हमें आज के लिए क्या लेसन्स मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, नेताजी बचपन से ही एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उस टाइम का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जो उस टाइम का सबसे टफ एग्ज़ाम हुआ करता था और लोगों को क्लियर करने के लिए 2 साल की प्रिपरेशन लगती थी, उसको उन्होंने मात्र 6 महीने के प्रिपरेशन में क्लियर किया था, वो भी 4th रैंक लाके। इनफैक्ट इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक किस्सा भी है जो काफ़ी कम लोगों ने सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि उनसे इंटरव्यू में ब्रिटिश इंटरव्यूअर्स ने एक क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटिश साम्राज्य का इतना सक्सेसफुल होने का क्या कारण है, तो उन्होंने केवल 2 वर्ड में आंसर दिया था, डिवाइड और रूल। ये देख के जो सामने ब्रिटिश इंटरव्यूअर्स थे वो काफ़ी हैरान रह गए थे, क्योंकि किसी इंसान ने पहली बार उनकी एग्जैक्ट पॉलिसी को पिन पॉइंट किया था। नेचुरली उनको आईसीएस के तरफ से जॉब ऑफर मिला था, बट वो उसको रिजेक्ट करके इंडिया वापस आ गए थे, क्योंकि उनको इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेने का मन था। फैक्ट नंबर 2, नेताजी अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे। जापानीज़ के द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सौंपे जाने के बाद उन्होंने 1943 में इंडिया की पहली गवर्नमेंट वहाँ सेटअप की थी। उन्होंने खुद के स्टैम्प्स, खुद के बैंक्स और इवन खुद की करेंसी तक वहाँ इशू की थी। उस गवर्नमेंट को 9 बड़े देशों ने इंक्लूडिंग जर्मनी, जापान और इवन चाइना तक ने मान्यता दी थी। फैक्ट नंबर 3, क्लेमेंट एटली ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, जिसने 1947 में भारत के ट्रांसफ़र ऑफ पावर पे सिग्नेचर किए थे, जब वो रिटायर होने के बाद 1956 में इंडिया आए, तो वो उस टाइम के बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती से मिले। चक्रवर्ती ने उनसे एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को ब्रिटिश ने सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया था और उसके बाद 1947 तक कांग्रेस ने कोई ऐसी मेजर मूवमेंट नहीं करी, तो ऐसा 1947 में क्या हो गया कि ब्रिटिश को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा? तो क्लेमेंट एटली ने केवल 3 वर्ड्स में आंसर दिया, आज़ाद हिंद फौज। जब चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि गांधी जी का इसमें कितना रोल था, तो क्लेमेंट एटली बोले, मिनिमल। ऐसा क्यों कहा एटली ने? हमें तो आज़ादी गांधी जी की वजह से मिली थी ना, बिना खड़क बिना ढाल। इसका सिंपल सा आंसर है 1946 नेवल म्यूटिनी। नेताजी को ब्रिटिश की कमज़ोरी समझ आ गई थी। उनको पता था कि ब्रिटिश इंडिया पे अपनी आर्मी की वजह से रूल करता है और उनकी आर्मी में ज़्यादातर सोल्जर्स इंडियंस हैं, केवल कुछ टॉप के ऑफिसर्स ब्रिटिश हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हम किसी तरह सोल्जर्स में विद्रोह की भावना पैदा कर दें तो ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इंडिया को छोड़ के जाने के अलावा, और उन्होंने यही किया। इस प्रोसेस में 26,000 आईएनए सोल्जर्स को अपनी जानें गंवानी पड़ी। बट 1946 में पहले इंडियन नेवी ने रिवोल्ट किया और बाद में इवन आर्मी में रिवोल्ट की बू आने लगी। ब्रिटिश को रियलाइज़ हो गया कि वो इंडिया में ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है और उन्होंने जल्दी जल्दी में इंडिया का पार्टीशन करके इंडिया से निकलना बेहतर समझा। फैक्ट नंबर 4, हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है कि नेताजी की डेथ 1945 में ताइवान में एक प्लेन क्रैश में हुई थी, पर उनकी डेथ भी एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है। ना तो नेताजी की कोई बॉडी बरामद हुई थी और ना ही ताइवान में उस दिन उस प्लेन के उड़ने के कोई रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इनफैक्ट जापान में जिस टेम्पल में नेताजी के एशेस को रखा हुआ बताया जाता है,
उसका भी आज तक कभी डीएनए टेस्ट करके ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो नेताजी की ही एशेज हैं। उनकी डेथ से रिलेटेड दो थ्योरीज की काफ़ी चर्चा की जाती है। पहली, जिसको जनरल जीडी बख्शी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ये कि उनकी डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने रशिया में रिफ्यूज ले लिया था और वहाँ उस टाइम के प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन ने इंडियन गवर्नमेंट से मिलके नेताजी को बंदी बनाया और उन पर काफ़ी टॉर्चर किए और उनकी डेथ फाइनली रशिया में हुई। और दूसरी, जिसको अनुज धार और उनके साथी सपोर्ट करते हैं, उसके अनुसार भी नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि वो इंडिया वापस आए थे और यूपी के फैज़ाबाद में एक साधु के वेशभूषा में रहा करते थे, जो गुमनामी बाबा एके भगवान जी के नाम से भी फेमस थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी वेशभूषा और शक्ल नेताजी से काफ़ी मिलती थी और एटलीस्ट 4 अलग अलग ओकेजन पे उन्होंने खुद स्वीकार भी किया था कि वो नेताजी ही है। इनफैक्ट जब उनकी हैंडराइटिंग का एनालिसिस एक बहुत फेमस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से कराया गया, तो उसमें भी यही सामने आया कि ये दोनों हैंडराइटिंग्स एक ही इंसान की है। इस थ्योरी के अनुसार वो इसलिए बाहर नहीं आए क्योंकि उनको डर था कि अगर वो बाहर आएंगे तो इससे भारत को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने हिटलर और जापान से हाथ मिलाया था। फैक्ट नंबर 5, नेताजी भारत के बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। इनफैक्ट काफ़ी लोग मानते हैं कि अगर नेताजी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते तो इंडिया का बंटवारा कभी नहीं होता। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि उनकी आईएनए में हिंदू, मुस्लिम्स, सिख्स और सभी तरह के लोग थे और सब अपने रिलीजन से ऊपर उठ के भारत के हित में बात करते थे। नेताजी का फंडा सिंपल था, वो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में विश्वास करते थे। इनफैक्ट वो तो ये तक चाहते थे कि इंडिया में शुरू के 20 से 25 साल एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, ताकि इंडिया तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। नेताजी एक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थे, बट वो एक नेशनलिस्ट भी थे। आज के कम्युनिस्ट की तरह नहीं, जो एक नंबर के हिपोक्रेट्स और एंटी नेशनल्स होते हैं। इनफैक्ट जो कम्युनिस्ट आज नेताजी को अपना क्लेम करते हैं, उस टाइम वो उन्हें जापान का वो जो उस डॉग कह के बुलाया करते थे और ब्रिटिश से हाथ मिलाया करते थे। नेताजी पूर्ण स्वराज में विश्वास रखते थे, जहाँ एक तरफ गांधी और कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस और ग्रेजुअल इंडिपेंडेंस की बातें किया करते थे, नेताजी का मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। दोस्तों, नेताजी की स्टोरी से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं? लेसन नंबर 1, नेशनलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। नेताजी एक प्राउड नेशनलिस्ट थे। जैसे आज के टाइम पे नेशनलिज्म को एक गाली के रूप में देखा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि आपने किसी फैसिस्ट को या हिटलर को सपोर्ट कर दिया हो। नेताजी के विचार इन चीज़ों से बिल्कुल अलग थे। दोस्तों, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, नेशनलिज्म की भी बुरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने देश से ही प्यार करना छोड़ दें। लेसन नंबर 2, डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, पर डेमोक्रेसी में बाकी चीज़ों की तरह ही काफ़ी फ्लॉज भी हैं। नेताजी का मानना था इंडिया में शुरू के 25 साल डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही इंडिया तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। आप में से कई लोग इससे एग्री करेंगे और कई लोग इससे डिसएग्री करेंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात से हर कोई एग्री करेगा कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी नॉनसेंस को बर्दाश्त ना करे। किसी भी बड़े देश को उठा के देख लीजिए, उन्होंने अपने शुरू के टाइम में ऐसी ही पॉलिसी को फॉलो किया था, चाहे वो यूएस हो चाहे वो फ्रांस। लेसन नंबर 3, अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसके लिए आपको दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाना पड़े, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, नेताजी ने हिटलर से हाथ मिलाया था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो हिटलर की सारी बातों को सपोर्ट करते थे। इसका सिंपल मतलब था कि वो इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। चाणक्य ने भी यही बोला है, साम दाम दंड भेद, देश के लिए सब कुछ जायज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको नेताजी की स्टोरी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं जब भी नेताजी के बारे में पढ़ता हूँ, मेरा हमेशा सीना चौड़ा हो जाता है और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं नेताजी का देशवासी हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें। हर हफ्ते हम ऐसे भारतीय हीरोज़ की बात करते हैं जिनके बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स और मीडिया हमसे छुपाने की पूरी कोशिश करता है। अगले हफ्ते भी मिलेंगे किसी एक नए ऐसे हीरो के साथ। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते। जय हिंद, वंदे मातरम।